हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सुनील पंचारिया और मैं आप सबका एडुडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने इस प्लेटफॉर्म पर एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंदर हमने शुरुआत में इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में चुना है और हमने अपना मोटिव रखा है कि हम जो आजकल के जितनी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है, इन सब के अंदर अगर इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में इनमें शामिल होता है तो उसके जो जो मेजर टॉपिक है, पॉइंट है, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों को लिया जाता है और उनके अंदर लाइट से लेकर डेप्थ तक गहराई में जाकर चर्चाएं की जाती है। हमारा लक्ष्य है कि जो व्यक्ति हमसे जुड़कर इस मुहिम में एक भागीदार बनता है, तो अगर एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कोई भी प्रकार का सिली क्वेश्चन उसका गलत नहीं होना चाहिए और हमारा प्रयास है कि कोई भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और कॉन्सेप्चुअल है, वो गलत ना हो। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने हमारा आज का टॉपिक रखा है, वो है भारतीय संविधान के विभिन्न भाग। तो दोस्तों, ये वो पार्ट हैं जिसके बारे में अक्सर पढ़ने वाले विद्यार्थी, चाहे वो वन लाइनर एग्जाम देने वाले हो या फिर यूपीएससी में आईएएस और आरएएस जैसे एग्जामों में पार्टिसिपेट करने वाले हो, वो अक्सर इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो खुद संविधान के जो अंदर वाला मटेरियल है उसके अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं, इसलिए बाहर के इस टॉपिक को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। और इसके प्रति इग्नोरेंस इतनी है कि अभी 4th ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का 18वां भाग किससे संबंधित है, और अधिकांश विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया। इसमें उनका दोष नहीं है, हमारी एक ही लापरवाही है कि हम ऐसे टॉपिक को जिनसे एकदम सिली क्वेश्चन बनते हैं और जिनके गलत होने का कोई चांसेस नहीं होता है, उन क्वेश्चन को हम अक्सर दरकिनार कर देते हैं। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन गलत होने पर हमें अफसोस भी होता है कि अरे यार, ये कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमने जब आज इस टॉपिक को लिया है, तो हालांकि मैं जानता हूँ इसके अंदर मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है और आप लोगों के पास भी इस टॉपिक को ज़्यादा देने के लिए समय भी नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी मजबूरियां और आपके समय पाबंदी को देखते हुए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक चर्चाएं कर देता हूं, जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हूं। और कौन कौन से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन कौन सा बन सकता है और थोड़ा गहराई में जाकर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैं इनके बारे में चर्चा करने के लिए आपसे आज जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के भाग, यानी कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब इसके अंदर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसके अंदर 22 भाग थे और 22 भाग थे, लेकिन आज इन भागों की संख्या ज्यादा है। और ज्यादा है तो क्या केवल भागों की संख्याओं में वृद्धि की है, क्या उन भागों की संख्याओं में कमी भी की है? पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है, क्या ऐसा कोई भाग है जिसको हमारे जो वर्तमान सरकार है यानी कि संसद है, इस संसद ने समय पर देखते हुए उसकी इररिलेवेंसी को देखते हुए उसे हटा दिया, या फिर ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिनके इंपॉर्टेंस को देखते हुए संसद ने इसके अंदर अमेंडमेंट करके इनको शामिल कर लिया? तो पहला हमारा फोकस आना चाहिए इस पार्ट पर, उन भागों पर जिनको जोड़ा गया या फिर घटाया गया। तो दोस्तों, अभी तक के 80 साल के इतिहास के अंदर हमने एक भाग को हटाया है और 4 नए भाग जोड़ लिए हैं। तो एक भाग को हटाने से ये हो गए थे 21 और 4 भाग जोड़ने से ये हो गए हैं आज वापस 25, यानी कि ये तो है -1 और ये है +4, यानी कि 21 + 4 25 हो गए, 22 - 1 21 हो गए। तो इस तरीके से हमने एक संविधान का भाग पूरा का पूरा हटा दिया और बाकी 4 नए भाग इसके अंदर शामिल कर लिए। देखते हैं वो कौन सा भाग था और कौन कौन से भाग नए ऐड किए गए। तो पहला आप देख सकते हैं, जिसके भी नाम के आगे ए बी इस तरीके के कुछ लिखे हुए हैं, वो सारे भाग बाद में हमने ऐड किए। तो पहला भाग आ जाता है 4A, यानी कि चौथे भाग के अंदर हमने एक और उसके नाम से एक और भाग जोड़ दिया था, जिसका नाम रखा था हमने 4A, और जिसके अंदर मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई। आप जानते हो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही इस भाग को जोड़ा गया था, यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने पहला जो भाग जोड़ा था वो था 4A। उसके बाद देखते हैं, एक यहाँ आप नोटिस करोगे कि 6 के बाद में सीधा 8 आ गया, तो बीच में एक और भाग था जो था 7वां भाग, और 7वें भाग को हटा दिया गया। 7th पार्ट इज कैंसिल्ड, यानी 7वें भाग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जिससे रिलेटेड आर्टिकल था 238,
यानी 238 नंबर का जो अनुच्छेद था उसमें एक ही अनुच्छेद था और इसको पूरी तरीके से भारत के संविधान से हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट जो भाग जुड़ा था वो था 9 नंबर भाग के अंदर 9A और 9 नंबर भाग के अंदर 9B। और दोस्तों ये जो 9 नंबर भाग है इसको भी संशोधित किया गया था। पहले 9वें भाग के अंदर जो प्रावधान थे उन सबको हटाया, वहां पर नया अमेंडमेंट करके नई चीजें जोड़ी गई थी और उसमें था, ये था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73rd और ये था 74वें संविधान संशोधन द्वारा, इनको जोड़ा गया था। ये था 97th संविधान संशोधन द्वारा। तो 9वें भाग को इसके अंदर 9वां भाग जो पहले था उसको हटाकर उसकी जगह ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए जो पंचायती राज संस्था ने लागू की गई थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के अंदर लाया गया था और 1992 और 3 के बीच में लाए गए थे दोनों ही, 73 वाला और 74 वाला, ये दोनों अमेंडमेंट लाकर 9A और 9B ये 3 प्रकार के नए भाग इसके अंदर जोड़े गए थे। क्योंकि 9वां नया नहीं है, जो किसी और की जगह आया है, इसलिए इसके आगे A लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 9A जब शहरी स्थानीय निकायों के लिए अमेंडमेंट आया तो ये एक नया नाम ऐड किया और सहकारी समितियों के लिए एक और अमेंडमेंट किया गया था, वो था 97th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर 9B जोड़ा गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हुआ और फिर सीधा ही हमने ऐड किया था, ये है हमारा 14 नंबर भाग, जिसके अंदर आते हैं अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है ऐसी एक संस्थान जिसके अंदर कुछ उच्च अधिकारी बैठते हैं जो एक न्यायालय का काम करते हैं, कोर्ट का काम करते हैं, उसे बोलते हैं अधिकरण। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर तीव्र गति से न्याय करने के लिए एक न्यायालय है, ऐसे न्यायालयों को कहते हैं अधिकरण। और ये भाग हमने 14वें भाग के अंदर हमने ये जोड़ा और ये संबंधित है अनुच्छेद 323A और B से। 323A और B इस भाग के अकॉर्डिंग जोड़े गए थे। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने अब तक 80 सालों में 4 नए भाग जोड़े हैं और एक भाग को पूरी तरीके से हटा दिया है। वैसे जोड़े हमने 5 भाग हैं और 2 भागों को हटाया है। 7वें भाग को तो पूरा हटा दिया, उसकी जगह कुछ भी नहीं लाए, तो 7वां गायब है। और 9वें भाग को भी हटाया गया था। 9वें की जगह जो लाया गया था वो ग्रामीण स्थानीय निकाय था और 9वें में एक और भाग जोड़कर उसके अंदर शहरी स्थानीय निकाय जोड़े गए थे और 9वें में एक और भाग जोड़ा था जिसके अंदर हमने सहकारी समितियों को शामिल किया था। इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि संविधान के अंदर कितने भाग नए जोड़े गए और कितने हटाए गए। तो 2 हटाए गए और 5 नए जोड़े गए। और अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हैं 25। क्लियर। और उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान का अंतिम भाग कौन सा है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है और आप यहाँ देख सकते हो आसानी से कि अंतिम भाग 22 ही है। टोटल कितने हो गए थे? 25, लेकिन अंतिम आज भी कौन सा है? 22वां ही है। और ये बहुत ही ज्यादा सिली क्वेश्चन है और इसके भी गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान के अंदर 22 भाग थे, जबकि आज हमारा संविधान विकास करता करता इतना आगे बढ़ गया है कि इसके अंदर कुल भागों की संख्या कितनी हो गई? 25। लेकिन यहाँ पर लापरवाही कौन सी हो जाती है कि जब हम 25 पढ़कर जाते हैं और क्वेश्चन के अंदर अगर पेपर में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम भाग कौन सा है, तो हमने तो पढ़ा हुआ है 25 भाग है, तो हम बिना आगे पीछे सोचे सीधा ही कर देंगे कौन सा भाग? 25वां भाग, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अंतिम भाग कौन सा है? 22 नंबर क्रमांक इसका आज भी 22 है। क्यों 22 है? क्योंकि जो आपने नए जोड़े वो उन्हीं के साथ में ऐड हुए थे और सीक्वेंस वाइज ये 22वां ही है, लेकिन टोटल गिनती करोगे तब ये 25वां है। ये 2 प्रकार के सिली क्वेश्चन गलत हो सकते थे, उनके बारे में आपने जान लिया और आपने ये भी जान लिया कि संविधान के अंदर कितने नए भाग जोड़े गए हैं और कितने भाग हटा दिए गए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एक एक भाग के अंदर किन किन के बारे में चर्चा की गई है। वैसे ये जो पोर्शन है ये आप इस वीडियो को आप चाहे तो अपने फोन के अंदर सेव करके रख सकते हैं और याद रखने के लिए जब भी कहीं पर चल रहे हो तो ईयरफोन कानों में डालकर मेरी आवाज़ को बार बार सुन सकते हो, जिससे कि आपको बार बार देखना ना पड़े और आप इन सभी भागों को याद भी कर ले। तो देखते हैं पहला भाग कौन सा है। संविधान का पहला भाग है उसे बोलते हैं संघ क्षेत्र, यानी इसके अंदर बताया गया है कि भारत को
भारत किस क्षेत्र को कहते हैं, और भारत यानी इंडिया, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। और दूसरा, इसके अंदर ये भी बताया गया है कि राज्यों में क्या परिवर्तन हो सकते हैं और बाहर से क्या कोई क्षेत्र भारत के अंदर आ सकता है। ऐसे प्रावधान किए गए हैं संविधान के भाग नंबर 1 में, और इससे रिलेटेड अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद इससे रिलेटेड है। भाग नंबर 2 आता है, वो संबंधित है नागरिकता से, और नागरिकता यानी किन किन को भारत की नागरिकता मिलेगी, और नागरिकता मिलने के बाद किन किन से नागरिकताएं वापस ली जा सकती है, इनसे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, और ये हैं 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद। भाग नंबर 3 आता है, भाग नंबर 3 संबंधित है मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट से, और ये संबंधित है 12 से लेकर 36 तक के अनुच्छेदों से। और भाग नंबर 4 हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और डीपीएसपी जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद, 51 तक के अनुच्छेद है, इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए हैं। और भाग नंबर 4A जो नया जोड़ा गया है उसके अंदर लिखे हुए हैं 11 मूल कर्तव्य। और फिर भाग नंबर 5 में है संघ सरकार, यानी कि केंद्र की सरकार कौन सी होगी, और केंद्र की सरकार की विधायिका, संसद, न्यायपालिका कौन सी होंगी। और फिर है भाग नंबर 6, इसके अंदर राज्य और राज्यों की सरकारें, राज्यों की विधायिकाएं और राज्यों की न्यायपालिका से संबंधित विधायिकाओं के न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। और फिर भाग नंबर आ गया सीधा 8, 7वां हटा दिया गया जो कुछ राज्यों से संबंधित था, और फिर आ गया था भाग 8। और भाग 8 के अंदर, भाग 8 है वो संबंधित है संघ शासित प्रदेशों से, और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर 42 तक के अनुच्छेद, जिनके अंदर केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, इस तरीके के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनसे रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं संघ शासित प्रदेशों में। और विशेष रूप में याद रखना कि 239A-B ये 2 अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद संबंधित हैं दिल्ली सरकार से। चलिए भाग नंबर 2 की बात करते हैं। अभी हमने बात चर्चा की है कि भाग नंबर 2 है वो ग्रामीण स्थानीय सरकारों से, यानी कि ग्राम स्तर पर सरपंच, पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर यानी कि तहसील स्तर पर, और लास्ट में जिला स्तर पर जो प्रधान होते हैं और जिला प्रमुख होते हैं, जिलाधीश होते हैं, उनसे रिलेटेड ये प्रावधान किए गए हैं, वो भाग नंबर 2 में शामिल कर दिए। और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। फिर 74वें संविधान संशोधन द्वारा एक नई चीज ऐड की और उसका नाम रखा था 9A, और इसके अंदर शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, इनसे रिलेटेड प्रावधान कर दिए गए थे। और फिर आता है 9B, और 9B जो कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 के अंदर शामिल किया गया था, और उसके अंदर आता है 2015, उसके अंदर आता है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां और ये अभी हाल ही के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका मुद्दा भी गया था। रीजन ये बना था कि केंद्र सरकार ने जब सहकारिता मंत्रालय की निर्माण किया, जो कि हाल ही की घटना थी, तो जब सहकारिता मंत्रालय बना था तब केंद्र सरकार ने कुछ एक्ट बनाया था, और वो जो एक्ट है उसकी वजह से कुछ राज्य विरोध के अंदर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। रीजन ये था सहकारिता राज्य सूची का विषय है, और जबकि कानून बना दिया था केंद्र ने, तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विरोध में जाकर निर्णय दिया था, और उस निर्णय के तहत सहकारिता के जो एक्ट बना था उसके अंदर काफी परिवर्तन, कुछ ऐसे प्रावधान थे 4-5 जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करवा दिया था। तो ये भी एक हाल की घटनाओं में शामिल होता है जो सहकारिता की वजह से सुर्खियों में आ गया था। और फिर आता है भाग 10। भाग 10 से SC और ST से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं उनसे रिलेटेड किस तरीके के प्रावधान किए जाएंगे, जो कि आर्टिकल 243 और 244 के अंदर आते हैं, और इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो किए गए थे भाग 10 के अंदर। फिर आता है भाग 11 जो कि बताता है केंद्र और राज्यों के संबंध, और यहीं से हमारा एक टॉपिक है सिलेबस के अंदर जिसका नाम है भारतीय संघवाद, यानी कि भारतीय संघ में किस प्रकार की चुनौतियां आती है, किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड बातें, और ये केंद्र और राज्यों के संबंधों को अक्सर प्रभावित करते हैं। हमारा जो अतीत रहा है वो राष्ट्रपति शासन के प्रति बड़ा ही निराशाजनक रहा है, असंतोषजनक रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का बहुत ज्यादा दोहन हुआ था। तो वो किससे संबंधित हैं, वो इससे संबंधित हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध थोड़े ऊंच नीच वाले हो गए थे। जो भाग 11 है वो केवल विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, यानी कि यह अनुसूची 7 से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 245 से लेकर फिर लगभग
300 से पहले वाले जितने भी अनुच्छेद है वो इससे और भाग 11 और 12 से संबंधित है। विधायी और प्रशासनिक संबंध है भाग 11 में, और वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त से संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं भाग नंबर 12 में। आगे देखते हैं, फिर आता है भाग नंबर 13। भाग 13 के अंदर है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान, यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक कहां पर व्यापार कर सकता है। भारत के अंदर कोई बाह्य व्यक्ति व्यापार करता है तो उसके प्रावधान क्या है, दो राज्यों के बीच में अगर व्यापार होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए हैं, ऐसे तमाम प्रावधान किए गए हैं भाग नंबर 9 के अंदर। और इसके अंदर अनुच्छेद आ जाते हैं वो हमारे 301 से लेकर 307 तक के जो अनुच्छेद हैं, ये सारे अनुच्छेद आ जाते हैं व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। और आपने सुना होगा कि पहले हमें एक संपत्ति का अधिकार मिला करता था, उसको हटाकर अब एक विधिक अधिकार बना दिया, और उस विधिक अधिकार को कहां पर जोड़ा है, 300A में। 300A का मतलब क्या है, आप व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, संपत्ति हासिल कर सकते हो, वो सारे अधिकार किसमें, भाग नंबर 13 में, जिसके अंदर ये 300A अनुच्छेद भी जोड़ दिया गया है। अब आता है भाग नंबर 14। इसके अंदर है संघ और राज्यों की सिविल सर्विसेज, और यानी कि केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी और राज्य स्तर पर राजस्थान में आरपीएससी, यूपी के अंदर यूपीपीएससी, बिहार के अंदर बीपीएससी, इस तरीके के जो राज्यों की लोक सेवाएं होती है उनके तमाम अनुच्छेद संबंधित हैं इस भाग 14 से। और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 315 से लेकर 23-24 तक के अनुच्छेद हैं, और ये आते हैं संघ और राज्य सेवाओं से संबंधित है। फिर आता है भाग नंबर 14A, जिसके अंदर हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 323 से रिलेटेड है, और 323 के अंदर प्रावधान किया गया है अधिकरण का। अधिकरण का मतलब है कि ऐसी संस्थान जो कि एक न्यायालय का काम करती है, जो कि ऑफिशियली न्यायालय नहीं है, उसके अंदर जज ही बैठेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके अंदर केंद्र द्वारा कोई भी नियुक्त अधिकारी बैठ सकता है। और भाग 15 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल सुर्खियों में रहता है, वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है, भाग तो है 15वां, अनुच्छेद है 324। ये हम जानते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले 26 नवंबर 1949 के दिन भी 324 को लागू किया गया था। तो 324, 325, 326 इस तरीके के जो अनुच्छेद दिए गए वो तमाम किससे संबंधित हैं, भाग 15 से। फिर आता है कुछ विशेष प्रावधान जो कि संबंधित है राज्यों से। किन राज्यों से, वो राज्य जो जैसे कि ये विशेष प्रावधान है संबंधित है निर्वाचन के बाद में। हाँ, ये प्रावधान है विधायिका और संसद के अंदर जो विभिन्न जातियों को जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, संसद में, इसमें विधानसभाओं में, उनसे रिलेटेड है। जैसे कि अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा के अंदर इतने एससी होने चाहिए, इतने एसटी होने चाहिए, और अनुच्छेद 331 कहता है वही प्रावधान विधानसभाओं के अंदर लागू होते हैं, और 332 वाला प्रावधान है वो वापस राज्यसभा के अंदर लागू होता है, तो उसी तरीके से विधानसभाओं में लागू होते हैं। ये जो प्रावधान किए गए इन्हें बोलते हैं विशेष प्रावधान, जो कि संसद और सभाओं के अंदर जो सीटों का आवंटन है, सीटों से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए, जैसे आपने सुना होगा कि पहले 2 एंग्लो भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उसको 2020 के बाद हटा दिया गया। तो ये सारे प्रावधान कहाँ पर आते हैं, भाग नंबर 16 में। और अब आता है भाग नंबर 17। और जो रीट हो, ऐसे जो एग्जाम होते हैं अक्सर हर साल जो आपके टेट के जितने भी एग्जाम बनते हैं, इनके अंदर अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है राजभाषा वाला, कि भारत की राजभाषा कौन सी है और राजभाषा से संबंधित भाग कौन सा है। इनमें से सभी भाग इंपॉर्टेंट हो या ना हो, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो एग्जाम विशेष को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि वो एग्जाम जो टीचर से रिलेटेड है, उनके अंदर भाषा एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, और जहाँ पर भाषा सब्जेक्ट में आएगी वहाँ पर आपका राजभाषा वाला टॉपिक भी और ये भाग भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए भाग जो 17 है वो संबंधित है राजभाषा से, जो लगभग 243 से लेकर 343 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं इसके अंदर समेटे हुए हैं। फिर आता है भाग नंबर 18, और ये ही आया था चतुर्थ श्रेणी के अंदर कि भाग नंबर 18 किससे संबंधित है, और ये संबंधित हैं आपात उपबंध। और ये टोटल अनुच्छेद हैं 352 से लेकर
360 तक के जो अनुच्छेद हैं ये संबंधित हैं आपके आपात उपबंध से, यानी कि 352 के अंदर दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका अंतिम बार, अभी तक का अंतिम बार प्रयोग और तीसरी बार जो प्रयोग हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय काल में 375 में हुआ था, और पहले हुआ था पाकिस्तान से युद्ध के समय, उससे पहले हुआ था चीन से युद्ध के समय, यानी 1962, 1971 और 1975 के अंदर 3 बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। वो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है 352 से। फिर आता है 356 के अंदर है राष्ट्रपति शासन, जिसका प्रयोग 100 से ज्यादा बार हो चुका है। और फिर आता है 360 के अंदर है वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रयोग अभी तक भारत के अंदर सौभाग्य से नहीं हुआ है। तो ये जो आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग नंबर 18 से हैं, और ये सिंपली इस तरीके से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन कि इसका संबंध किससे है, कि या तो भाग नंबर 13 का संबंध किससे है, या फिर जैसे कि पूछ लिया संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है, और ये संविधान संशोधन वाला अक्सर पूछा जाता है और ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है भाग नंबर 19। भाग नंबर 19 का संबंध है प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस, और इसका मतलब होता है अन्य जो बचे हुए प्रावधान है वो सारे 19 के अंदर कर दिए गए। फिर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग, जिसे बोलते हैं भाग नंबर 20, और ये संबंधित है किससे, संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन किससे संबंधित, मतलब किस भाग से संबंधित है, वो संबंधित है भाग नंबर 20 से। और भाग नंबर 20 के अंदर प्रावधान किए गए हैं और पूरी प्रक्रिया बता रखी है कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड एकमात्र अनुच्छेद है वो है 368। तो प्रकीर्ण से संबंधित कितने हुए, 361 से लेकर 367 तक के अनुच्छेद हैं वो प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस है। और जैसे कि इसके अंदर बता रखा है अनुच्छेद 365 है, वो कहता है कि अगर भारत सरकार कोई निर्देश दे राज्यों को और राज्य सरकार उस निर्देश का पालन करने से मतलब विफल हो जाती है, तो इससे संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाएगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन थोप दिया जाएगा। इस तरीके के जो प्रावधान है वो इनमें किए गए। जबकि संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद एकमात्र अनुच्छेद है 368, और 368 के अंदर और भाग संबंधित है 20 से। ऐसे बहुत कम भाग हैं जो एक एक अनुच्छेद लिए हुए, एक 7वां था 238 वाला, उसे पूरा हटा दिया, एक है 20वां जिसके अंदर है एकमात्र अनुच्छेद 368। फिर आता है भाग नंबर 21। भाग 21 के अंदर दिए गए हैं अस्थायी और विशेष उपबंध। अस्थायी और विशेष उपबंध में आपने सुना होगा कि 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो विशेष प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बदल दिया गया, यानी संघ शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो वो सारे प्रावधान कैसे हटे, क्यों हटा पाई सरकार, क्योंकि वो सारे प्रावधान कैसे थे, अस्थायी थे। और आपने बार बार सुर्खियों में आया था वो कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया, 370 को हटा दिया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 370 को नहीं हटाया था, 370 में जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रावधान थे उनको, जो विशेष प्रावधान किए गए थे उनको हटा दिया गया था। 370 आज भी जिंदा है। और केवल जम्मू कश्मीर से ही नहीं, 370 और 71 के अंदर गुजरात से संबंधित है, जैसे कि गुजरात का सौराष्ट्र वाला भाग थोड़ा पिछड़ा हुआ था तो उसके विकास के लिए राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई। महाराष्ट्र के अंदर भी विदर्भ वाला क्षेत्र है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो उसके विकास के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे इस तरीके से। और जो पहाड़ी राज्य हैं और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं मणिपुर मेघालय वो वाले, तो उनके अंदर भी राज्यों को कुछ विशेष शक्तियां दी गई है। वही सारे प्रावधान कौन से किससे संबंधित हैं, भाग नंबर 21 से। अभी तक इस वाले भाग से क्वेश्चन कम बने हुए हैं, तो हो सकता है कि अब क्योंकि आरपीएससी और जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी ने एग्जाम लिया था उसके अंदर पॉलिटी के अंदर मात्र 6 लोगों को पास किया था 226 की पोस्टों पर। तो अब कोई ऐसे प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम कुछ विशेष टाइप के कैटेगरी में नहीं पढ़ाई कर सकते, इसलिए थोड़ा डीप में जाकर थोड़ा इनको खुदेर कर चलिए कि इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो ऐसा लगे ना कि इससे तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उसको तो जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते इस प्रकार के हैं। और अंतिम भाग जो कि क्रमांक में 25वां है और वैसे क्रम से देखा जाए तो ये कौन सा है, 22वां भाग इसके अंदर दिए हुए हैं। और ये जो विशेष प्रावधान है ये अंतिम में रुकते हैं 392 तक चलते हैं। 369 से लेकर 392 तक के ये सारे प्रावधान इसके अंदर समेट लिए गए। और लास्ट है 393, 94 और 95, और ये इनके अंदर लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ कब हुआ था। जैसे कि 395 जो अनुच्छेद है उसके अंदर लिखा हुआ था कि
जो 26 नवंबर 1949 के दिन कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो रहे हैं, तो वो 395 में प्रारंभ से रिलेटेड संक्षिप्त नामकरण जो किया गया था, ये तमाम अनुच्छेद भाग 25 से रिलेटेड है, यानी कि 93, 94 और 95 वाले जो भाग हैं वो संबंधित है हमारे भाग नंबर 22 से। तो दोस्तों मैंने वैसे तो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं की और ऑलमोस्ट आपको हिंट भी दिया है कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं और जो इसके अंदर रिलेटेड है, और मैंने एक प्रयास ये भी किया कि आपको बता सकूं। अब वापस समराइज करते हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बन सकता है या तो डायरेक्टली ये नाम दिया हुआ और ये भाग दिए हुए हैं, कौन सा भाग किससे संबंधित है। कई बार ये आते हैं कि ये जो 14 नंबर के सामने 16 नंबर के सामने लिख दिया 20 वाला प्रावधान, 20 नंबर के सामने लिख दिया 17 वाला प्रावधान, तो ये मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में है इस टाइप के जीएस में क्वेश्चन आए थे, तो आप भी अपने आप को तैयार रखें। पहला क्वेश्चन, आपको सारे भागों के नाम और उनसे रिलेटेड मतलब क्रमांक और उनमें जो प्रावधान किए गए उनकी बेसिक जानकारियां रट लीजिए। पहला आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि जैसे अभी बार बार एग्जाम्पल दिया चतुर्थ श्रेणी वाला, उसके अंदर सीधा पूछा हुआ था कि 18 नंबर भाग किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो ये इन नामों को आप बार बार सुन लीजिए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बार बार सुनिए, आपको याद रह जाएंगे। और थोड़े थोड़े मैंने हिंट भी दे दिए कि संविधान के कौन से अनुच्छेदों से संबंधित हैं, तो इनसे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हम जब बाकी अब आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो और ज्यादा आसानी से याद रह जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कितने भाग जोड़े गए, कौन कौन से भाग हटाए गए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अंतिमवा भाग कौन सा है, 22वां। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इतना सिली क्वेश्चन है कि इसके गलत होने के भी चांसेस बराबर बने हुए हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो भाग जोड़े गए हैं वो कौन सा भाग किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये भी आजकल का जो हार्ड क्वेश्चन बनने में, डेप्थ क्वेश्चन बनाने के प्रयास होते हैं, उनके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। तो मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने बता दी, आप लोगों को एक हिंट देने की कोशिश की है कि क्वेश्चन इस प्रकार के भी बन सकते हैं। तो जब आगे से इन टॉपिकों को तैयार करो तो एक नजरिया ये भी रखना कि हमें इस तरीके से भी सोच लेने, ताकि सिली क्वेश्चन जो आते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके गलत होने के चांसेस थोड़े घट जाए। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी लाइक करते रहिए।